अगर जिंदगी आप लोग देखोगे ना, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में तुमको मोटिवेट कर दिया, ठीक है, कि मोटिवेशन दे दिया पूरा भर भर के आप लोगों को, तो ये मोटिवेशन आप लोगों को मिल गया। पर लेकिन ये मोटिवेशन आप लोगों का ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप लोगों को जब तक इसको आप लोग अपनी आदत में ना बना लो कि आप लोगों की आदत बन गई है काम करने की। मान लीजिए मैंने पुश कर दिया आप लोगों को मॉर्निंग में कि चलो यार अपना काम करो अच्छे से, पुश तो हो गया आप लोगों ने काम करने स्टार्ट कर दिया, फिर आगे चलकर आप लोग डल पड़ गए, आप लोगों का माइंड इधर उधर हो गया, तो ये क्या है, आप लोगों की आदत नहीं बनी है इसका मतलब। तो मोटिवेशन को तब तक इस्तेमाल करो जब तक आप लोगों की आदत ना बन जाए, और जब आदत बन जाए फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मोटिवेशन लो चाहे ना लो। आप लोग डेली रनिंग करना स्टार्ट कर दिए तो आप लोगों की आदत बन गई। अभी बताओ कौन कौन पानी पीकर आया टाइम पर, सही से पानी पीकर आए हो, बताओ यस या फिर नो। ये चीजें भी अगर छोटी छोटी फॉलो करोगे ना यार आप लोग, कल का शेड्यूल किस किस ने देखा कि कितना अचीव किया, बताओ आप लोग कल का शेड्यूल कैसा रहा। ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, एक बार रिकॉल किया करो लेक्चर को आंख बंद कर कि क्या क्या आप लोगों ने नया सीखा है। आप लोगों को मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आप लोगों को गारंटी देता हूं। 2 बार ये काम कर लो, एक बार तो लेक्चर के बाद में कर लिया करो, और एक बार जब शाम को बिस्तर पर जाओ उससे पहले एक बार कर लिया करो। देखना सपने में भी आप लोगों को यही चीज दिखाई देंगी। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे तब तक जिंदगी को आप लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और ये रियलिटी है, नहीं यकीन आता है तो आप लोग देखना इनको इस्तेमाल करके आप लोग की माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ने लगेगी। अच्छा कितने ऐसे हैं सच्ची में जो लेक्चर को रिकॉल करते हैं, बताओ हाँ या ना हाँ या ना बोलना, करते हो कि नहीं करते हो। बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलेंगे, और ये आदतें आप लोगों को जिंदगी में एक सही पैटर्न में लेकर चलती हैं, ठीक है। पर लेकिन इसको फॉलो तो करना यार, आप लोग स्टार्ट करो, फॉलो ही नहीं करोगे तो कैसे चीजें चलेंगी, ठीक है। तो देख कौन कौन फॉलो करता है बताना जरूर, क्योंकि यार ये ऐसी चीजें हैं जिंदगी में, अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे यार, जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी और आप लोग एक तरीके से ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, यानी कि अगर आप लोगों को न्याय मिलने में देरी हो जाती है तो वो न्याय न्याय नहीं रह जाता है। मतलब एक इंसान है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, मर्डर करने के बाद में उसको सजा सुनाई जा रही है, और उसको सजा सुनाते सुनाते जो है जिस डेट में मर्डर किया है उसके बाद में उसको 40 साल लग गए। 40 साल बाद उसको सजा मिल रही है, पता चला 5 साल पहले वो इंसान मर चुका है। तो फिर क्या मतलब है इस चीज का, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जस्टिस जो डिले होता है इसका मतलब तो मतलब मिला ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम पर जस्टिस मिलना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो ऐसे ही यहां पर बात करें, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मांगने जा रहे हैं, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों का अधिकार है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। इसके लिए हमारे देश में एक प्रॉपर कानून भी बनाया गया है। ये काफी बड़ी बात है अपने आप में कि एक कानून बनाना पड़ा लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मतलब नॉर्मली तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि कुछ भी है तो गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबली लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि भाई साहब आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पर लेकिन गवर्नमेंट से जबरदस्ती लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये फंडामेंटल राइट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को जनरली स्टेट पीसीएस के अंदर और यूपीएससी के अंदर देखने को मिल जाते हैं स्टेटमेंट के तौर पर भी, ठीक है। बात की जा रही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमारे संविधान राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब कानून है ये। पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल देखने को मिलते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत आता है। 2 आर्टिकल है। एक तो आर्टिकल आप लोगों को पहले तो फंडामेंटल राइट में जाओ आप लोग पार्ट 3 में, तो वहां पर आप लोगों के लिए आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 यानी कि आर्टिकल 35 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, वो ये है कि आर्टिकल 19 जो है ना, वो किस बारे में बात करते हैं, याद आ रहा है कुछ, वो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का फर्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके अंदर आप लोगों के लिए निकल कर आता है। और इसी के साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बात कर ली आर्टिकल 19 में, आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कैसे कर सकते हो, यानी कि आपकी पर्सनल लिबर्टी, आप लोगों की लाइफ जो है उसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 वो कब होगा, जब आप लोग किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो यहां पर बोला गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में अगर बात करें, वो फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं है, पर लेकिन ये प्रोटेक्ट किया जाता है यहां पर इन 2 आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं है राइट टू इंफॉर्मेशन, याद रखना। जब आप लोग अपने जो आर्टिकल पढ़ोगे जाकर फंडामेंटल राइट में, तो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। पार्ट 3 में जाओगे ना, फंडामेंटल राइट लिखे हुए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का,
उसके अंदर में कहीं भी आप लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो भी बताया था, कल्चर के राइट है आर्टिकल 19 और 30 के अंदर में, राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में, राइट टू जो मैंने अभी इक्वलिटी बताया आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का है, राइट टू फ्रीडम आप लोगों को 19 से लेके 22 तक देखने को मिलेगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन खासकर जिसमें कई बार फोकस करता हूं 23, 24 में क्या आता है बताओ जरा बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है वो, ठीक है। तो बच्चों को कैसे चाइल्ड लेबर से बचाना है उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कल्चर के राइट कौन कौन से आर्टिकल में। तो यहां पर कहीं भी उस पार्ट 3 के अंदर में ये नहीं लिखा हुआ है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर भी इसको यहां पर पावर दे रखी है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई साहब उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि नोट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको यहां पर प्रोटेक्ट करता हुआ ये आप लोगों को नजर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग याद रखिएगा। ये कब का राइट है अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे हमेशा याद आ जाता है। राजस्थान पीसीएस के अंदर में यहाँ पर ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और यूपीएससी के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन्होंने क्या पूछा था कि ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली ये जो बेसिकली कानून है बनाया किस दिन गया था, एनेक्ट कब किया गया था, तो उसके लिए डेट पूछ ली गई। तो 15 जून 2015 में इसको बनाया गया, यानी कि डेट पूछ ली 15 जून, ठीक है। फिर पूछा यहाँ पर इसको असेंट कब मिली थी, यहाँ पर तो मिली थी 22 जून, ठीक है, 2005 में, ठीक है। फिर पूछा गया यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कब किया गया, तो यहां पर 12 अक्टूबर को इंप्लीमेंट किया गया। तो 15, 12, 22 ये डेट भी पूछ ली जाती है कई बार, अगर थोड़ा सा ज्यादा ही खुन्नस खाया हुआ इंसान को याद आता है, ठीक है तो वो एक तरीके से गुस्सा निकालता है, बताओ क्या करेगा वो इनका। ये पूछे तो समझ में भी आ रहा है, कुछ अच्छी बातें पूछ रहे हैं, ऐसी बातें पूछ लेता है, क्या ही कर ले ऐसे इंसान का, ठीक है। चलिए जो भी है उसकी जिंदगी है, उसका काम है। हमारे देश में 2005 में आया, पर लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसा कानून नहीं था। तो याद रखिएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था जिसको ओएसए आप लोग बोलते हो। वो जो एक्ट है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 1923 का, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है वो जो एक्ट बनाया गया था। तो पहले यहां पर ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून था ही नहीं, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यहां पर फॉलो किया जाता था, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंटली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अमेंड किया गया जो कि 2019 में, तो अब अमेंडेड वर्जन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इनकी पावर छीन ली, बिल्कुल एक तरीके से नहीं, एक तरीके से इनका वधियाकरण कर दिया इस एक्ट का, यानी कि एक तरीके से इनके अंदर पावर ही नहीं रही है। तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन जो भी पावर है या फिर पावर नहीं है वो एक अलग बात है। अभी यहां पर ये बोला जा रहा है कि 3 लाख के करीब यहां पर काउंटिंग अगर बात करें यहां पर जो आज के डेट में आरटीआई की जो प्ली पड़ी हैं लोगों की, यहां पर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब कानून बनाया गया था 2005 में, अभी हम लोग खड़े हैं 2022 में, ठीक है। तो अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो 17 साल यहां पर इसको कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 17 साल में अगर देखेंगे तो लगभग 3.25 लाख के करीब शिकायतें जो अपील हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इस कानून को लाने का कोई मतलब रह गया कि लोगों की अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, पेंडेंसी केस इतनी ज्यादा हो गई यहां पर, तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि बहुत सारे रीजन है इसके लिए। अगर आप लोग बात करोगे, एक तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी पोस्ट कई बार खाली पड़ी रहती है, यहाँ पर उनको भरते ही नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर अगर बात करेंगे आप लोगों को, ये अपील जो है वो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ही अपील, पहले नंबर पर महाराष्ट्र चल रहा है जो कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा। ये टॉप 3 राज्य हैं जहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन से वंचित किया जा रहा है। आरटीआई के तहत उनकी जो एक तरीके से एप्लीकेशन है वो पेंडिंग पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है, जो कि ये 3 राज्य याद रखिएगा। उसमें यहां पर एक शब्द यूज किया रहा है डिफॉन्ड, DEFUNCT। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से मृत हो गए हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। यहां पर बेसिकली यहां पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वहां पर काम ही नहीं किए जा रहे हैं, और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को ओनली 5% या फिर उससे भी नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर पेनल्टी तरीके की इंपोज नहीं की जा रही है, पेंडिंग पड़े हुए केस पर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है। इंसान पेनल्टी के नाम पे भी डरने लगता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, किसी को बोल दो कि एक तरीके से यहाँ पर ये टैक्स लग रहा है, वो टोल टैक्स से भी बचा बचा के लेने लगता है जरा सी देर में। आप लोगों ने चीजें देखी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंसान जो है वो पेनल्टी से काफी ज्यादा डरता है यहाँ पर कि पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो केस का जो डिस्पोजल है उसका रेट तो काफी कम है, इसी के साथ में
कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है, जो मांगी गई वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती है लोगों को, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ई फाइलिंग फैसिलिटी जो है यहाँ पर वो सारे आरटीआई में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। यहाँ पर लगभग बोला जाए कि ओनली 11 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 29 में से यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि लोग जो है फाइल ही नहीं करेंगे तो इन चीज़ें नहीं आएंगी, और चीज़ें नहीं आएंगी तो इनको आंसर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, वरना दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फिर देखने को मिल रही है। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर 2005 का कानून था और अभी रिसेंटली 2019 का जो कानून आया है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है विल हैव द टेन्यूर ऑफ 5 ईयर। सेंटर नोटिफाई करेगा कि उनका कितना टेन्यूर रहना है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जैसे जैसे चीजें आप लोग पढ़ोगे, पहले पावर ज्यादा थी उसके हाथ में, अभी यहाँ पर उसको बेसिकली पावर कम करता हुआ यहाँ पर जा रहा है। पहले 5 साल फिक्स कर दिया, एक बार आ गया तो मजे लेके जाएगा अच्छे से एंजॉय करके, और यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर डिसाइड करेगा। यहाँ पर बोला गया कि इनकी जो सैलरी है, खासकर सीसीआई की जो पे की जाएगी, वो इक्विवेलेंट रहेगी सेंट्रल आईसीएस और इसी के साथ में स्टेट के जो आईसीएस है, इक्वल टू किसके, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है ना उसके, या फिर स्टेट की बात करें तो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। बोला गया सैलरी एंड अलाउंसेस जो है ऑफिसर की वो डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे इनको ले जाकर रख दिया। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मान लीजिए अब मैं कहीं पे जाके जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे वो बोलने लगे जिस इंसान के पास में मैं जॉब कर रहा हूँ कि भाई साहब देख यार वीर, अगर लेक्चर लेगा तो सैलरी मिलेगी, और लेक्चर नहीं लेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो मुझे डेली ऐसी बातें बोलने लगे। ठीक है, और यहाँ पर लेक्चर के अंदर में मेरी जरा सी बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से मेरी बड़ाई होनी चाहिए, कहीं बार बुराई करी तो पैसे काट लूंगा। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचो, आप लोग क्या करोगे उस पोजीशन में आके। आप लोगों को भी घर चलाना है, आप लोगों के भी घर पे जो है परिवार है आप लोगों का, आप लोगों के भी कुछ खर्चे हैं, आप लोगों की भी जिंदगी चलनी है आगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, उस इंसान के हिसाब से काम करने स्टार्ट कर दोगे। तो ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहाँ पर ही होगी कि एक इंडिपेंडेंसी जो होती है ना, वो नहीं यहाँ पर रह पाएगी। जैसे कि अभी मैं फिलहाल यहाँ पर बैठा हूँ, एक गवर्नमेंट के कानूनों को ध्यान में रखते हुए बस बाकी जो भी मेरे मन में आता है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, अपने हिसाब से लेक्चर लेता हूँ, जिस टाइम आता है उस टाइम लेक्चर लेता हूँ। लेक्चर में कुछ ऊपर नीचे करना होता है, आगे पीछे कुछ लगाना होता है, वो अपने हिसाब से लगा लेता हूँ। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है, चाहिए 6 बजे लेकर आना है, 6:30 बजे, 7 बजे, मतलब मुझे किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, मेरी खुद के प्रति जवाबदेही है कि हाँ मुझे 6 बजे लेकर आना है। मेरे से कोई पूछने के लिए बैठा है क्या, कोई मेरे सर पे कि मेरा बॉस बैठा, वो बोलेगा कि नहीं आज के बाद में यहाँ पे पढ़ाना छुड़वा दूंगा, तो वो कंडीशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है कि इंडिपेंडेंट तरीके से जो इंसान काम करता है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाता है, अपनी क्वालिटी के साथ में काम कर पाता है, और वो बिल्कुल रियल रहेगा वहां पर। वो किसी के प्रेशर में आकर अपने जो सही चीज है उसको नहीं छोड़ेगा, अपने जो उसने खुद के अपनी जिंदगी में जो उसने एक रूल और रेगुलेशन बना रखे, अपनी खुद की जिंदगी में उसने कुछ चीजें रख रखी हैं कि हाँ फॉलो करनी है, वो करेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। पेंशन की फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल थी, वो भी यहां पर बेसिकली रिमूव कर दी, ऐसा यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि कहानी खराब कर डाली यहां पर, एक पर्टिकुलर जो पोस्ट थी उनको बिल्कुल गवर्नमेंट के नीचे लेकर आ गए, तो इसके चलते काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलने लगी। इसीलिए बोला गया कि यहां पर ये बिल्कुल गलत है, ऐसे यहां पर चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर कवर हो रहा है आप लोगों का पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का, अगर देखोगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2005 में यहां पर लाया गया प्रॉपर में। मेंबर कौन रहते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं, और नोट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि आईसी जो है वो 10 से ज्यादा यहां पर नहीं रहेंगे। अपॉइंटमेंट जो की जाती है यहां पर, ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इंटरेस्टिंग है, पर लेकिन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से करेंगे प्रेसिडेंट साहिबा, यहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं, एक काइंड ऑफ रिकमेंडेशन आएगी। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा वो रहेंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि यहां पर नॉमिनेट किया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो सीधी सीधी बात है, 3 मेंबर की बॉडी रहेगी, अपोजिशन के लीडर रहेंगे। अपोजिशन की कौन सुन रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर और यहां पर जो भी मिनिस्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए कई बार ये रहता है कि यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, वो भी कंडीशन देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बात करें, यहां पर एक तरीके से वो डिसाइड करती है वैसे, पर प्रिस्क्राइब किया गया कि 65 ईयर की एज यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर जो भी अर्लियर हो यहां पर जो डिसाइड करे, या फिर 65 ईयर की एज, नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट, ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहां से निकल कर आ रही है, तो आप लोगों के सामने है। कल को अगर क्वेश्चन पूछे कोई आप लोगों से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इवन प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और यहां पर 2018 में यूपीएससी ने मेंस का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। बोला गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट द सिटीजन एम्पावरमेंट अलोन, यानी कि ऐसा नहीं कि सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए
इट इसेंशियली एक तरीके से रीडिफाइन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर डेली आपने बोला था कि वीडियो जो है 6 बजे लेकर आऊंगा, ठीक है, पर लेकिन कभी कभी जैसे आप लोगों ने देखा एक आध दिन जो है बीच में वीडियो थोड़ा लेट हो गई, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो मेरी अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से आप लोगों के लिए होगी कि मैंने आप लोगों को बोला इस टाइम लेकर आऊंगा, पर लेकिन यार आज लेके नहीं आ पाया क्योंकि प्रोसेसिंग में जो है इतना ज्यादा टाइम लग गया कि मैंने सोचा ही नहीं था कितना टाइम लग जाएगा। मतलब 3.5 घंटे प्रोसेसिंग में लग जाना, तो ये अपने ही आप में मेरे हाथ की बात नहीं रही और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके आगे कुछ कर पाऊं। मेरा काम रहता है लेक्चर को रिकॉर्ड करना, मतलब पीपीटी तैयार होगी, उसके बाद में लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में डिकोड हो गया और फिर लेक्चर अपलोड जब होगा, अब जैसे अपलोड करने स्टार्ट करूंगा मेरे हाथ में से कमांड चली जाएगी, ठीक है, फिर ये YouTube के हाथ में कमांड आ गई। अब YouTube इसको कैसे लेकर चल रहा है तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए कहता हूं मैं, आप लोग जब फीडबैक देते हो ना उससे YouTube को ये चीजों का पता चलता रहता है कि ये चीजें कैसी हैं, अच्छी हैं या फिर बुरी हैं। तो इसलिए कहता हूं कि लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, ये 4 तरीके हैं YouTube को अपनी बातें बताने के, तो इनको आप लोग यूज कर सकते हो ताकि YouTube को पता चले कि लेक्चर अच्छे हैं और वो फिर उसको अच्छे से ट्रीट करे। वरना कई बार तो बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, बहुतों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है लेक्चर का। वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि लेक्चर के नोटिफिकेशन यूट्यूब किसको देगा? जो कि वीडियो को लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको पसंद आ रही है, तो जो पसंद आ रही है तो उसी को तो नोटिफिकेशन भेजेगा। अब जो कोई लाइक नहीं कर रहा है उसको नोटिफिकेशन को भेजेगा क्योंकि इसको पसंद ही नहीं आ रही है। मतलब यूट्यूब का एक पैटर्न रहता है कि वो चीजें उसी को सेंड करता है जो इंसान जो उस चीज को पसंद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन चाहिए तो ये काम आप लोग जरूर किया करो, और अगर ये नहीं करते हो तो फिर आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, वहां पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। तो ये चीजें आप लोग फॉलो करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो अपॉइंट किया जाता है तो रिकमेंडेशन कमिटी में कौन कौन है यहाँ पर, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन जो एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को जरा सा नहीं कहते एक डायलॉग है ऐसे करते हैं, जरा सा छू के निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि जरा सा छू के निकल गया, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट लिख दिया। आप लोग खुद सोचो, ऐसी ऐसी गलतियां अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी तो हो गया काम। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, कई बार क्वेश्चन को ध्यान से न पढ़ना ये खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, तो बोला गया कि इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। दूसरा बोला गया कि टेन्यूर जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंटिल द अटेन की जाती है 65 एज विच इज ईजियर, ठीक, विच इज अर्लियर। ओनली जो मेंबर हैं आर एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके से भी। अभी मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर देख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोग क्या बताया कि अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाली सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर बी हो गया। डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें अभी पढ़ाई है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी देना, आंसर राइटिंग में आप लोग जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक लक्ष्मीकांत का चैप्टर आप लोगों को तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है। जाकर आप लोग देखिएगा, काफी सारी चीजें हैं, हल्का सा उसको रिवाइज कर लेना, बस आप लोगों का पूरा चैप्टर तैयार। वो भी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, वो भी अमेंडमेंट के साथ में। अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ है वो भी आप लोगों को बता दिया, सारी चीजें, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया, आंसर राइटिंग भी हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करोगे तो आप लोगों के हाथ से कुछ नहीं छूटेगा। अब किसी को पढ़ा भी सकते हो आप लोग, ये चीजें है कि नहीं, तो ऐसी चीजें तैयार करो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने चीजें सीखी होगी और फीडबैक जरूर दे दिया करो, जहां डाउट होता है उसको पूछ लिया करो, ठीक है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं और आप लोगों ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी। अब अगर डेथ पेनल्टी दे दी है यहाँ पर, किसी इंसान को अगर मारना है तो कौन सा ऐसा तरीका होगा कि उस इंसान को जो है उसकी जिंदगी खत्म करनी है? अगर आप लोगों को चूज करने के लिए बोला जाए यहाँ पर, तो कौन सा तरीका आप लोग चूज करेंगे? जैसे कि यहाँ पर उसको लटका कर मार दिया, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इंसान है उसको करंट देकर मारा जा रहा है, यहाँ पर उसको लेथल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ पर एक ब्लैंक पॉइंट पर शूट किया जा रहा है, और यहाँ पर गैस चैम्बर में डाला जा रहा है। पुराने टाइम पर कई सारे तरीके हुआ करते थे इंसान को मारने के, यहाँ पर गर्दन को कलम कर कर यहाँ पर इंसान को मारा जा रहा है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जैसे समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये इनह्यूमन प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर किसी की जान लेनी है तो थोड़ा सा अब जो है एक नॉर्मल तरीका माना जाता है, या तो फांसी से मार दो या फिर कोई इंजेक्शन देकर यहाँ पर मार दे जाए। किसी का गला काट देना और वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करते हैं, या फिर जो आप लोग जैसा सोचते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सोचिएगा, सुनिएगा इसको थोड़ा सा, इससे आप लोगों को अपने माइंड की पावर समझ में आएगी। ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसके द्वारा कुछ गलती की गई और उसको सजा दी गई कि इस इंसान को जो है मारना है, ठीक है, उसको मारना है, मतलब इस इंसान की जो है डेथ पेनल्टी उसको दी जानी है।
तो उसको डेथ पेनल्टी देने के लिए पूछा गया कि आराम आराम से मरना चाहते हो या फिर एक झटके में मरना चाहते हो। यानी कि बोला गया कि फांसी से मार दी जाए या गोली मारकर मारा जाए, या फिर तुम्हारी नसें काट दी जाए और उसमें से आराम आराम से खून टपकता रहेगा और तुम मर जाओगे। तो उसने चूज किया कि खून टपक जाएगा, खून टपकता रहे और आराम से मेरे प्राण निकल जाए, मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर उस इंसान को लिटाया गया, उस इंसान के हाथ पे एक हल्का सा पिन चुभाया गया और यहाँ पर एक तरीके से ना सुई लग गई वहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये किया गया, उसमें से खून की बूंदें जो है टपक रही है, इस तरीके से एक नाली लगा दी, उसमें से पानी टपक रहा था, टप टप टप। और वो जो पूरा रूम था वो इतना शांत था कि उस रूम के अंदर में उस पानी की जो टप टप है वो भी सुनाई दे रही थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी नसों में से खून निकल रहा है और उसकी बॉडी में से जान निकलती जा रही है, वो उसको पूरा फील करा दिया गया। तो ऐसे से जब टप 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 और एक टाइम पे आके वो टप 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 होना बंद हो गया और उस इंसान ने देखा कि अब उसकी बॉडी में से खून जो है वो खत्म हो चुका है और उस इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक और केस था, एक इंसान को बोला गया कि सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है, सांप के काटने से उसकी डेथ होने वाली है, उसकी बॉडी में पिन चुभाया गया, उसको लगा सांप ने काट लिया है। जब रियलिटी में चेक किया गया उसकी बॉडी को तो उसकी बॉडी के अंदर में जहर जैसी सिचुएशन वहां पर देखने को मिली थी। आखिर इनके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है किसी चीज के ऊपर इतना एग्रेसिव तरीके से सोच देना इंसान का कि यार ये ऐसा ही होता है, तो वो इंसान जो है उसकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और वही चीजें प्रेजेंट कर देती है। सेम सिचुएशन जब होती है जब आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सामने वाला हर एक इंसान आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों से ही नहीं हो पाएगा। आप लोग खुद देखो, एक ऐसे परिवार में आप लोग रहते हैं जहां पर ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं आपके परिवार में या फिर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हो गए, ऐसे है क्या? नहीं है ना। आप जिस परिवार में रहते हैं वहां पर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, तो आप लोगों को भी वो चीजें इंपॉसिबल सी लगने लगती है कि मतलब शायद यार सही कह रहे होंगे ये सारे लोग, तो आप लोगों का माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पर डेथ पेनल्टी के टाइम पर देखने को मिलती है, उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उस इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। अगर वो ये माने ही ना कि हाँ जितना खून, वो ये सोचने लगे जितना खून यहाँ पर निकल रहा है उतना ही खून मेरी बॉडी के अंदर बनता जा रहा है, मेरी बॉडी बड़ी ताकतवर है, वो डेथ ही नहीं हो सकती। तो आप लोग खुद मान ले कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने तैयारी की है, वो मुझे सिलेक्शन दिलाएगी, ना कि ये क्या सोच रहे हैं मुझे सिलेक्शन दिलाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो यार, ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर खेली जाती हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पुराने टाइम पे दिक्कतें क्या हुआ करती थी, जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, वही तो पुलिस थे, वही संविधान थे, वही सरकार थे और वही नीति निधान थे, यानी कि सारी चीजें उन्हीं के हाथ में थी। जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। राजा के खिलाफ अगर कोई चला गया तो उसकी खराब तकदीर है। मतलब यहां पर ये होता था कि आज की डेट में राजा को उस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे एक इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती थी कि वो भगवान है, यानी कि जो राजा ने बोल दिया, जो राजा ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। वो सिचुएशन वहां पर क्रिएट की गई थी। उसका सीधे सीधा रीजन क्या था, ये था कि ताकि राजा जो है वो अपनी जिंदगी को ढंग से जीकर जा सके, राजपाट ढंग से चला सके। अगर उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा तो फिर क्या रह जाएगा, उस राजा के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जाता था। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर एक प्रॉपर तरीके का संविधान आप लोगों को देखने को मिलेगा और उस संविधान के हिसाब से सारे कानून चलते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस संविधान का जो पोर्शन है वो जीएस पेपर 2 में आप लोगों का पॉलिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो आर्टिकल आप लोगों को बार बार देखने को मिलते हैं डेथ पेनल्टी के, इसके ऊपर बार बार आप लोगों को डिबेट और डिस्कशन होता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हो पार्ट 3 के अंदर में, तो वहां पर फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसमें एक आर्टिकल 21 है, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब किसी इंसान की आप लोग बेसिकली लाइफ देखते हैं तो वो एक पैदा होता है इंसान एक प्रोसीजर में कि पहले बच्चा होगा फिर पैदा होगा फिर पहले बच्चा होगा पैदा होगा, नहीं पहले पैदा होगा फिर बच्चा होगा फिर वो बढ़ेगा और उस तरीके से उसकी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। पर लेकिन रियलिटी में देखें जब वो एक तरीके से कंप्लीट उसकी एज हो जाती है तो डेथ हो जाती है। पर लेकिन अगर हम लोग उसकी एक अननेचुरल डेथ अगर उसको दे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग जब इंसान को डेथ दे रहे हैं तो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि जब हम लोग जान दे नहीं सकते तो हम लोग जान ले कैसे सकते हैं। कई बार इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए बहुत सारे देश ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी जैसी जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी को जो है समाज से हटा देना चाहिए। पर लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो इतने कुरीतिपूर्ण कार्य कर देते हैं समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, कि लगता है कि यार डेथ पेनल्टी बड़ी छोटी चीज है, इस इंसान को तो मतलब ऐसे मारा जाए कि कोई सोच भी ना सके। जैसे
अभी एक बच्ची के ऊपर, जो सोती हुई के ऊपर आग लगा दी जाकर उस इंसान ने, ठीक है। निर्भया वाला केस आप लोग देखते हैं, ऐसा ही एक केस निकल कर आया था साउथ इंडिया में। एक डॉक्टर का रेप किया गया, उसको जलाया गया, अधमरा शरीर हुआ उसका, उसको एक तरीके से मतलब उसकी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना समाज में निकल कर, उस टाइम पर लगता है कि यार ऐसे दरिंदे क्या सोसाइटी में होने चाहिए। मतलब मन करता है कि यानी चीर पाड़ कर कमों को खिला दो ऐसे इंसानों को। पर लेकिन साथ में हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, वो गुनाह जो है उसकी वजह से किसी बेगुनाहकार को सजा न मिल जाए। कानून का एक फंडा माना जाता है कि हजारों गुनहगार छूट जाएं, अगर सजा न मिले उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन एक बेगुनाह इंसान को ऐसा नहीं कि सजा मिल जाए, किसी एक बेगुनाह इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक बेसिक रूल फॉलो किया जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा काफी लंबा प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन करने में, सारी चीजें करने में। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। दुनिया भर में अगर आप लोग जाकर देखोगे कि डेथ पेनल्टी का क्या क्या प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी अगर किसी देश में दी जा रही है, ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, हालांकि 2018 का है, पर लेकिन मोर और लेस आप लोगों को ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा डेथ दी जाती है, दूसरे नंबर पर इजिप्ट देखने को मिलेगा, फिर इराक, पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश भी, मलेशिया भी, यहाँ पर आप लोगों को अपना देश नजर आएगा। यानी कि हमारे देश में भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। ऐसी बहुत से देश हैं जहां पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन जो है वो हटा दी गई है। अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी बात करें तो 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डेथ पेनल्टी यानी कि जो मृत्यु दंड है वो हटा चुके हैं। हमारी कंट्री में जब आप लोग जाएंगे तो सेक्शन 235 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो यहाँ पर बात करता है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन 354 जो है वो डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में यहाँ पर बात करता है। पर लेकिन स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, यानी कि डेथ पेनल्टी जब यहाँ पर दी जाती है तो रेयर एंड रेयरेस्ट केस वाली बात आती है। एक केस आप लोग याद रखिएगा, ये है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये केस आया था 1980 में। उस टाइम पर भी यहां पर चीजें बोली गई थी कि रेयरेस्ट एंड ऑफ द रेयर केस होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि सोसाइटी को झकझोर कर रख दे, उस इंसान को जो है वो डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। ऐसे यहां पर 1982 में केस आया, यह है मिथु वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस। 5 जज की बेंच ने यहां पर ये बेसिकली स्टक डाउन कर दिया मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, यानी कि उस टाइम पर भी बोला गया कि डेथ पेनल्टी जो है वो मैंडेटरी यहां पर नहीं होना चाहिए। तो बार बार ऐसे केसेस निकल कर आते हैं। जब यूएन से रिलेटेड हम लोग बातें देखते हैं, वो भी यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं कि डेथ पेनल्टी को किस तरीके से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिबेट डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली इसको यहाँ पर बोला जाता है कि इसको रोक देना चाहिए, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट नॉर्मली आप लोग शब्द यहाँ पर यूज करते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मानी जाती है कि इंसान की डेथ यानी कि उसकी जान ले लेना, जब उसने कोई हीनियस या फिर काफी ग्रेव कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ चला गया ये इंसान। निर्भया वाला केस वो बिल्कुल ऐसा ही केस था जिसमें इंसानियत के खिलाफ चला गया वो केस, ठीक है। अगर आप लोग बात करें यहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी कुछ लोगों को छोड़ा गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, वो काफी खतरनाक केस था कि एक औरत के साथ में यहाँ पर एक रेप, इस तरीके से रेप किया गया, इतने सारे लोगों की जान चली गई और उस पर्टिकुलर केस के अंदर में अभी उनको रिहा कर दिया गया। तो ऐसे केसेस जब सामने निकल कर आते हैं तो यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो सही है। यहाँ पर अगर बात करें इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशमेंट ऑफ डेथ, अगर मर्डर सेक्शन 302 के तहत, डकॉइटी विद मर्डर यानी कि चोरी भी की और फिर यहाँ पर मर्डर भी कर दिया, सेक्शन 396, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई की जा रही है, सेक्शन 120B, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी कि पता चला सरकार के खिलाफ ही वॉर स्टार्ट कर दी यहाँ पर, सेक्शन 121। इसी के साथ में आप लोगों ने कई बार यहाँ पर देखा होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके देश के अंदर कोई गदर मचा देना, अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि इस चीज को भी रोकने की कोशिश की जाती है। सेक्शन 132 के तहत यहाँ पर जो इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन है। कंफ्यूजन कई बार रहते हैं यहाँ पर, कोई कैपिटल पनिशमेंट बोल देता है और कोई डेथ पेनल्टी बोल देता है। तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड जो है वो कई बार यहाँ पर यूज किए जाते हैं। हमारे देश के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डेथ पेनल्टी इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस जो अब तक दिए गए हैं वो बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें 1486 के करीब यहाँ पर केस निकल कर आते हैं। स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा टॉप पर उत्तर प्रदेश है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, फिर बिहार है, फिर कर्नाटका, फिर मद्रास और फिर दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा केस जो है वो डेथ पेनल्टी के यहाँ पर देखने को मिले। अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर वो इकोनॉमिकली काफी वनरेबल है, यानी कि एक गरीब तबका है सोसाइटी का जिसको यहाँ पर ये चीज देखनी पड़ती है, बैकवर्ड तबका है सोसाइटी का, ठीक है।
एक तरीके से जो कभी स्कूल में नहीं गए हैं उन्होंने अपनी, अगर देखा है तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी, तो डिड नॉट कंप्लीट सेकेंडरी 61% ऐसे देखने को मिलेंगे। और प्राइमरी के बारे में बात करें, प्राइमरी और या फिर सोल जो अर्नर है इन द फैमिली, यानी कि एक तरीके से वही कमाने वाले हैं वहां पर, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेटा है यहाँ पर, अगर इस डेटा को आप लोग हटा दो, ये 23% है, बाकी 50% से ऊपर है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जिनको डेथ पेनल्टी दी जा रही है वो समाज के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं हर तरीके से। अगर बात की जाए, एक तो अपने परिवार को ऐसा छोड़कर जाएंगे यहां पर कि वही कमाने वाले हैं और वो ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है यहां पर औरतें नहीं है, लगभग 12 औरतें भी यहां पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डेथ सेंटेंस जो आप लोगों को यहां पर ये निकल कर आते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जो स्टेज होती है डेथ सेंटेंस की, जैसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, फिर रेफरेंस कर दिया हाई कोर्ट में, फिर आप लोगों को हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, सारे साम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं। इसके बाद में जब आखिरी मुहिम बचती है प्रेसिडेंट के पास में जाना, वो भी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। निर्भया केस में कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर नजर आई थी, ठीक है। लास्ट में प्रेसिडेंट के सामने भी जाकर गड़गड़ाहट जो है यहाँ पर मचाई गई, पर लेकिन वो लूप होल थे, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लटकना था, तो वो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारा डिबेट डिस्कशन चल रहा है और आगे भी चलता रहना चाहिए जब तक कि सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल जाता है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसको खासकर कई सारे लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे लोग कहेंगे कि यार डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन जब कुछ ऐसे घिनौने अपराध हो जाते हैं तो फिर उस टाइम पर लगता है कि डेथ पेनल्टी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों से बात की, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 72वां है यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट द पार्डन, एक ऐसे इंसान को पार्डन देना जो कन्विक्टेड है यहाँ पर केसेस के अंदर में। पनिशमेंट सेंटेंस फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन, यानी कि कानून जो भी यहाँ पर यूनियन लॉज है, सेंटेंस फॉर द कोर्ट मार्शल, या फिर सेंटेंस टू द डेथ अगर यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफ डेथ। तो यहां पर अगर बात करें तो बात की जा रही है कि आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन्स टू द पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी यहां पर ऑफेंस है इन ऑल द केसेस। तो ये 3 कैटेगरी में अगर यहां पर है तो प्रेसिडेंट के हाथ में आप लोगों को पावर यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो लास्ट रिजोर्ट माने जाते हैं कि हाँ अब ये यहां पर बेसिकली छोड़ सकते हैं, इनके अलावा यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेथ पेनल्टी के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या लगता है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए? इसके ऊपर आप लोगों से यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2014 में, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे इश्यूज हैं जो कि रेगुलर देखने को मिलते हैं, अभी भी हैं और आगे भी आएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को आप लोग तैयार करके रख सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए भी। क्वेश्चन क्या था, कई बार प्रेसिडेंट के पास में यहां पर जाती है कि डेथ पेनल्टी के बारे में सेंटेंस को किस तरीके से एक तरीके से यहां पर कमिटिंग करना है, यानी कि एक तरीके से उसको सजा को नहीं कहते एक तरीके से कम करना है या फिर सजा को एक तरीके से हटा देना है। तो इसमें कई बार कई सारा डिले देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना अगर पिटिशन को यहाँ पर, तो एक लिमिट टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करना है। वो टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी वजह से कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर। जैसे डेथ पेनल्टी जो है, बोला गया कि डेथ पेनल्टी मोस्टली प्रिवेल करती है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 बोला गया ऑल द डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी अबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑल यूरोपियन कंट्री अबोलिश डेथ पेनल्टी, यूएस स्टिल रिमेन विद डेथ पेनल्टी। अगर यहां पर बात करें, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जाती नहीं है अगर कॉमन सेंस आप लोग देखोगे। यानी कि डेवलप्ड कंट्री में यूएसए भी आता है और कह रहा है कि सबने अबोलिश कर दी, और यहां पर कह रहा है कि यूएसए के अंदर में डेथ पेनल्टी है। और यहां पर अगर आप लोग मैप में देखोगे तो यूएसए के अंदर में कुछ एरिया ऐसे है जहां पर डेथ पेनल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आप लोगों की सही है, यूएसए के अंदर है, पर लेकिन ऑल डेवलप्ड कंट्री ने हटा दिया, वो स्टेटमेंट आप लोगों को बिल्कुल गलत यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत होगी। तो बी यहां पर सही आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर जो मैप है, ये भी कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर बता के जा रहा है। कौन कौन सी कंट्री में डेथ पेनल्टी है, कौन कौन सी कंट्री अबोलिश कर रही है, प्रोसीजर में चल रही है, ठीक है, कौन कौन सी जो है यहाँ पर अबोलिश कर चुकी है। तो ये सारा डेटा आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूरोप के अंदर भी आप लोग देखते हैं सारी कंट्री ऐसी जहां पर ऑल शब्द आ जाए ना, ऑल ये कर रहे हैं, एवरीवन ये कर रहा है, वो मैक्सिमम आप लोगों को नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो वो गलत देखने को मिलेगा।
क्योंकि इस पांचों उंगली एक बराबर कैसे हो सकती हैं यार, आप लोग खुद भी सोचो, कॉमन सेंस आता है ना। कभी रेयर केस में आप लोग को देखने को मिल सकती हैं चीजें, पर लेकिन रियलिटी में जब जाएंगे तो ये इसी स्टेटमेंट जो होती हैं वो अक्सर आप लोग गलत देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये एक ऐसी स्लाइड है जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन बन भी चुके हैं। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली फ्री कर देना, इंसानों को उनकी जिंदगी के लिए आजाद कर देना कि जाओ जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। तो ये पार्डन हो गया यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है टफ पनिशमेंट इनटू लाइटर वन, यानी कि पहले फांसी की सजा दे रखी थी, अब इंसान को है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया है, तो टफ जो कैरेक्टर है उसको सस्ते कैरेक्टर में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर इसको आप लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। रीमिशन, रीमिशन मतलब होता है रिड्यूस पीरियड, यानी कि पहले अगर इंसान को यहाँ पर 10 साल की सजा मिली हुई थी, अभी उसको यहाँ पर 5 साल की सजा मिली हुई है, पर लेकिन रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ये है, अगर उसको कोड़े लग रहे हैं तो कोड़े ही लगते रहेंगे, यानी कि उसका चेंज नेचर नहीं किया जाएगा, जैसी सजा है सजा वैसी की वैसी रहनी है, बस उसका टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या था, टफ पनिशमेंट था, ठीक है, इज इनटू लाइटर, यानी कि फांसी की सजा से उसको नॉर्मल सजा में कर दिया है, टाइम चेंज नहीं किया गया, यहाँ पर टाइम उतना ही रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइम चेंज कर दिया गया है। जो रिस्पाइट के बारे में बात की जाती है, ये लेसर सेंटेंस दे दिए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल वन। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वो यहाँ पर उसके अंदर है जेल के अंदर में, तो उसको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, या फिर कोई डिसेबल पर्सन है उसको सहूलियत मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर लेसर सेंटेंस दिया जाएगा जो ओरिजिनल था उसके कंपेयर में, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। ठीक है, लास्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, यह है रिप्राइव। रिप्राइव का सीधा सीधा मतलब होता है कि स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, यानी कि फांसी की सजा है और उस पर यहाँ पर स्टे लगा देना। ठीक है, इन सारे शब्द से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया कि कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रेमिशन या फिर रिप्राइव, तो कौन सी करेक्टली मैच यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो इनको आप लोग देखकर इसका आंसर देना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो आंसर यहाँ पर इसका बी है, तो इनको देखना आप लोग मैच करना। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग कई बार कंफ्यूजन में डाल देते हैं, पर लेकिन ढंग से देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और आंसर राइटिंग के लिए ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं अच्छा खासा टाइम लेने वाला हूं और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। जीएस पेपर 1 और इसी के साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। करंट प्लस स्टैटिक का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे लंबे समय तक भी आप लोग इसको याद रख पाएंगे। रिसेंटली कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर आगे कोई एग्जाम दोगे तो वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हुआ क्या, यहाँ पर आप लोगों को एक साइट देखने को मिलेगी हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसका नाम है यहाँ पर राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जो साइट है जो यहाँ पर कई बार न्यूज में भी रहती है, यहाँ पर जब खुदाई करते हैं, तो रिसेंटली अभी यहाँ पर जब खुदाई के टाइम पर यहाँ पर, तो ये फिर से यहाँ पर न्यूज में आ गई है। इस साइट के बारे में तो मैं आप लोगों से बातें करूंगा ही करूंगा। इसके चलते यहाँ पर हम लोग हड़प्पा के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर जानेंगे, जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो राखीगढ़ी कहां पर है, तो ये अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं हिस्ट्री का, तो उसमें तो आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंशन करने के लिए, इवन मैप के अंदर भी आप लोगों को बताइए यहाँ पर कि कहां पर ये लोकेटेड है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसके अंदर जब खुदाई की गई तो कई सारी स्ट्रक्चर यहाँ से निकल कर आई, और एक तरीके से इसको ज्वेलरी मेकिंग यूनिट का नाम दिया जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि पुराने टाइम पर ज्वेलरी बनाई जाती थी, तो उसके बारे में बात की गई। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके चलते यहाँ पर लगभग 3 महीने का लॉन्ग फेज एक्सकवेशन का, यानी कि एक तरीके से खुदाई का प्रोग्राम यहाँ पर चला और उसको अभी कंप्लीट किया गया है। तो 3 महीने की खुदाई के बाद में यहाँ पर ये कंक्लूजन इनके द्वारा निकाला गया है। तो हवा में बातें तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम एक प्रॉपर स्टडी के थ्रू यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। और ये जो स्टडी की गई यहाँ पर आप लोगों को कई सारे कॉपर के गोल्ड ज्वेलरी, इसी के साथ में टेराकोटा टॉयज, ये सारी चीजें यहाँ से देखने को मिली। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी और कई सारी सील, जैसे ठप्पा लगा देते हैं, सील लगा दी कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज है। तो पुराने टाइम पे जब व्यापार किया करते थे तो ठप्पा लगाया करते थे, तो इस तरीके कई सारी सील्स भी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिकल जो साइट है यहाँ पर राखीगढ़ी के अंदर, ये लोगों को भी एक्सेसिबल की जाएगी ताकि लोग जो है इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंड कर सके, और फ्यूचर में विजिटर के लिए इसको फ्रेंडली बनाने की भी कोशिश की जाएगी ताकि लोग जो है हिस्ट्री को जान सके। यहाँ पर डीएनए सैंपलिंग के लिए भी कई सारी चीजें कलेक्ट की गई हैं। खासकर अगर बात करें तो लोगों के स्केलेटन जो होते हैं, यानी कि स्केलेटन के बारे में बात की जाए तो आप लोग कुछ ऐसे कंकाल देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंकाल है यहाँ पर, ये सारे निकाले गए क्योंकि ये स्केलेटन जो होते हैं इनसे पता लगाया जा सकता है इंसान के बारे में कि किस तरीके की इंसान की स्ट्रक्चर हुआ करती थी। कई सारी चीजों का पता यहाँ पर चल जाता है। ठीक है,
उस टाइम पर हिस्ट्री कैसी हुआ करती थी। तो बेसिक ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिक एक तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है जो पुराने टाइम की प्रॉब्लम है, ताकि हिस्ट्री को और ज्यादा रिफाइंड हम लोग कर सकें, और ज्यादा रिफाइंड वे में हम लोग हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें कि उनकी फूड हैबिट कैसी हुआ करती थी, क्या क्या वो लोग खाया करते थे। ठीक है, तो पुराने टाइम पर यहाँ पर क्या क्या चीजें थी उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट एक स्टार्टिंग में टॉपिक निकल कर आता है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो कहीं खुदाई के बारे में बात की जाती है, कहीं किताबों के बारे में बात की जाती है, कहीं आप लोगों को किसी शिलालेख के बारे में बातें की जाती है। तो ये हिस्ट्री के सोर्सेज हैं जहां जहां से हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, वरना कोई कहानी थोड़ी ना सुना रहा आप लोगों को आके कि हिस्ट्री में ये चीज थी, हिस्ट्री में ये चीज थी। ये सारे कोई ना कोई सोर्सेज हैं जिसने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, इनको किताबों में लिखा है, कहीं ना कहीं खुदाई में मिले हैं, किसी के द्वारा कहीं पर किसी दीवार पर उकेर दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो ये हिस्ट्री का पार्ट होता है, और जैसे जैसे हम लोग की चीजें पता चलती रहती है वैसे वैसे हिस्ट्री जो है चेंज होती रहती है। जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, हिस्ट्री भी चेंज होती है, वैसा जैसे जैसे आप लोगों को चीजों का पता चलता रहता है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर इस साइट का देखना चाहेंगे तो ये राखीगढ़ी आप लोगों को हिसार हो गया, यहाँ पर ये हरियाणा हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट ये लोकेशन आप लोगों के सामने राखीगढ़ी साइट की। ये पहले इतनी फेमस नहीं हुआ करती थी, रिसेंटली अभी कुछ ज्यादा फेमस हो गई है। जब यहाँ पर 1997 में इनका नाम था यहाँ पर अमरेंद्र नाथ, ठीक है, तो अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, तो उस तरीके से याद रख लेना। ये फॉर्मर डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इनके द्वारा खुदाई की गई, काफी डिटेल में यहाँ पर चीजों का पता लगाया गया, और उससे फिर चीजों को आगे अंडरस्टैंड किया गया, तो वहां से चीजें काफी ज्यादा सामने निकल कर आई। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसके हेड थे, तो यहाँ पर इसके चलते काफी आसानी से इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल पाए। राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पा साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो इसके चलते भी इसकी इंपोर्टेंस जो है वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बढ़ जाती है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते लोग जो है और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज हो चुकी है आज की डेट में। अगर बात करें, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि 5000 साल पुराना है भाई साहब ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं। तो इसके चलते हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि आज की डेट में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस एरिया में लोग रहते हैं आज के डेट में, हम लोग उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर रिवर के बारे में बात की जाती है, तो ये रिवर आप लोग याद रखिएगा, ये साइड जो है ये है सारा, ये है बेसिकली। देखिए आप लोगों से क्या होता है, अभी आप लोगों में कई सारी रिवर के नाम बताऊंगा और फिर यहाँ पर इनको मैच करके भी हम लोग देखेंगे, जो कि कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर तो अभी आप लोगों को एक रिवर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सरस्वती रिवर का प्लेन जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि लगभग घाघर रिवर से यहाँ पर 27 किलोमीटर आप लोगों को दूर नजर आएगी। पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बन चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर पर है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो आप लोगों को इजिप्ट के अंदर जो देखने को मिलती है वो नाइल रिवर पर बसी हुई है। इसके पीछे एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। मेसोपोटामिया जो है यहाँ पर ये टिग्रिस या फिर इसको यूरोफेट रिवर भी आप लोग बोलते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ये हुआंग जो हो रिवर है उसके किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए सिविलाइजेशन जो थी पुराने टाइम पर जब यहाँ पर लोग जाकर बसे थे वो किन एरिया में जाकर बसे थे, वहां जहां पर पानी होगा, क्योंकि पानी होगा तो अपनी डे बाय डे की जो जिंदगी है वो पूरा कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने मोहनजोदारो नाम की मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, अगर हाँ तो बताइए। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो नदी के किनारे बेसिकली रहा करते थे, ठीक है, उसके ऊपर बांध बनाया वो सारी चीजें, और उसके बाद में गंगा के किनारे जाकर बसने लगे थे। तो ये सारी चीजें उसमें मूवी के अंदर दिखाई गई है। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर ये होता था नदी के किनारे रहने का, कि उनकी सारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हम लोग कर पाते थे। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज जो फंड है उसने डिक्लेयर किया कि राखीगढ़ी जो है वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट है एशिया के अंदर। मतलब वो साइट जो कि खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कहीं पर एक टूटी फूटी कोई स्ट्रक्चर है और वहां पर कोई इसका ध्यान नहीं रख रहा है, लोगों ने क्या किया, एक दो ईंट उठाकर ले गए, कोई और कुछ उस स्ट्रक्चर उठाकर ले गया, कोई कुछ ले गया, तो देखते ही देखते वहां पर कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली में से खत्म हो चुकी है। ये खुद यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर हुआ करती थी वो खत्म हो चुकी है आज के डेट में। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो प्रोटेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना चीजें जो है वो खत्म होती चली जाती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। जब से यहाँ से खुदाई करना स्टार्ट किया आप लोग देखते हैं 1997 से, तो ये सारी चीजें यहाँ से मिल चुकी है। कहीं आप लोगों यहाँ पर माउंट्स यानी कि जो कई सारे ऊंचे ऊंचे टीले आप लोगों ने रेत के या फिर किसी चीज के स्तूप आप लोग बोल सकते हैं वो देखने को मिलेंगे। कई सारे डेट बैक यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6000 7000 साल पुरानी, ठीक है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। कई सारी सील्स आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि उस टाइम पर यूज की जाती थी। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे मार्बल वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कई सारी पक्की ईंटें देखने को मिलती हैं, व्हील के काट, टॉयज, खिलौने वगैरह, ड्रेनेज यानी कि पानी का सिस्टम। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई साहब ये है क्या।
यानी कि हवा में किसी को नहीं पता है, लोगों ने इसके बारे में स्टडी की, पढ़ा, खोजा, तब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि आखिर रियलिटी में बैकग्राउंड क्या है, उसके बेस पर हम लोग चीजों को आगे कनेक्ट कर पाते हैं। कई सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम सुना है हम लोगों ने, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी नाम सुना है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है यार, ये तो बता दो 1 मिनट। इसमें डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ना, घर में कोई बड़ा इंसान है, वो फेमस है कि ये ना फुलाने के परिवार से आते हैं, ढिमकाने के परिवार से आते हैं, एक बाबा दादा का कोई, ताऊ जी का कोई नाम था, तो उसके हिसाब से चीजें चलती रहती हैं, तो उसी के नाम पर चीजें आप लोग देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ऐसे ही यहां पर चली। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो फर्स्ट साइट थी जिसकी खुदाई की गई 1921 में, यानी कि 1921 में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। दयाराम साहनी जी थे जिनके द्वारा यहां पर खुदाई की गई थी 1921 में, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ये बेसिकली सबसे पहली साइट थी जिसके चलते यहां पर इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर बात करें, ये जो है सिविलाइजेशन, इसको ब्रोंज एज भी हम लोग बोलते हैं। ब्रोंज एज मतलब यानी कि तांबे वाली एज, क्योंकि यहां पर कॉपर प्लस स्टोन, इसीलिए इसको यहां पर बेसिकली चालकोलिथिक भी बोलते थे, क्योंकि Cu और प्लस स्टोन यानी कि पत्थर यहां पर देखने को मिलता था, तो ये देखने को मिलेगा। ब्रोंज सिविलाइजेशन इसको बेसिकली कॉपर की वजह से बोलते थे, तो ये इसके सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें भी अगर बात की जाए आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। इसको जब बात करते हैं IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो सुतकोंड्रा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी आज के में, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो उस साइड में आप लोग यहां पर नजर आएगा। इसी के साथ में जब बात करते हैं आलमगीर, तो यूपी में आप लोग को देखने को मिलेगी ईस्टर्न साइड में। इसी के साथ में दायमामाद महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी साउथ में। मांडा ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी नॉर्थ में। आखिर मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूं कि ये यहां पर है, ये यहां पर है, इसका बेसिक पर्पज क्या है बताने का। इसका बेसिक पर्पज यहां पर ये कि अगर पूछे आप लोगों से कि नॉर्थ में सबसे ऊपर आखिरी की कौन सी साइट है यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो मांडा बोल देना आप लोग क्वेश्चन में, और वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ईस्ट में सबसे बड़ी साइट कौन सी यहां पर, सबसे ज्यादा ईस्ट में, तो ये आलमगीर यूपी के अंदर में, तो ये आप लोगों से कई बार पूछी जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर सुतगेंद्रो के बारे में अगर बात करें यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अंदर में। और सेम बात आप लोगों को देखने को मिलेगी दायमामाद। दायमामाद आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप लोग इसको ऐसे रखेंगे, तो इससे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं इसको मैच करने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बताया, ठीक है। तो आप लोग अगर यहां पर इसको समझ पाते हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए बेसिक चीजें जो है आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लियर होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जहां से कई बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग बात करते हैं स्टोन एज के बारे में, तो यहां पर बेसिकली हम लोग बात करते हैं कई चीजों के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक जो एज होती है यहां पर, इसमें आप लोग को स्टोन का यूज देखने को मिलता है। स्टोन का यूज करते थे यहां पर एक तरीके से लोग, और फूड को गैदर किया करते थे इधर उधर घूम घाम कर। और इसी के साथ में यहां पर इसी टाइम पर जो यहां पर फायर यानी कि आग का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसके बाद में जब आप लोग आगे चलोगे थोड़ा सा, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा मीजोलिथिक एज। तो जो मीजोलिथिक एज हुआ करती थी उसमें हम लोग ट्रांजिशन के फेज में आए, यानी कि स्मॉल स्टोन यूज करने लगे। पहले बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, अब उन पत्थरों से हथियार बनाने लगे, ठीक है। और इसी के साथ में ट्रांजिशन फेज क्यों बोला गया इसको, क्योंकि पहले हंटर और गैदरर हुआ करते थे, अभी यहां पर फार्मिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि खेतों में कुछ चीजों को उगाने लगे। और जब इंसान खेतों में चीजों को उगाना स्टार्ट कर देता है तो उसकी जिंदगी जो है स्टेबल हो जाती है, क्योंकि खेती एक जगह करेगा वहां पर, तो घुमक्कड़ वाली जिंदगी जो है वो यहां से खत्म होना स्टार्ट होने लगी। और जब यहां पर तीसरे फेज में आप लोग पहुंचेंगे जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, तो यहां पर सबसे जो बड़ा आविष्कार हुआ वो था पहिए, यानी कि एक तरीके से यहां पर व्हील का आविष्कार, और इसकी वजह से दुनिया चेंज हो गई। पहले आप लोग समझिए एक चीज से, किसी चीज को आप लोग रगड़ कर खींच कर लेकर जा रहे हैं तो जिंदगी कितनी टफ थी। अब यहां पर पहिए लगा दिए गाड़ी के अंदर में, और उसके ऊपर रखकर चीजों को आसानी से ले जा रहे हैं। पहले लोगों को आने जाने के लिए भी काफी दिक्कतें होती थी, ज्यादा सामान खींचने में दिक्कतें होती थी। अब वो जिंदगी इतनी आसान हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं आज के दिन में ट्रेन, हवाई जहाज जो उड़ता है पहले पहिया पर दौड़ता है, ठीक है। गाड़ियां चलाते हैं आप लोग, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, इवन बैग भी कहीं लेकर जाते हैं, ट्रॉली, तो आप लोग उसमें नीचे पहिया देखते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा नियोलिथिक एज में यहां से निकल कर आया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली कैलकोलिथिक एज। तो कैलकोलिथिक एज में यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा बेसिकली, जिसमें यहां पर जो कॉपर प्लस स्टोन का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने याद किया था उस टाइम पर, एक्रोनिम बनाया था। तो यहां पर इसको याद रखते हैं आप लोग PM, ठीक है। PM हो गया, इसी के साथ में NC, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी आप लोग याद रखते हैं जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, जैसे कि कई बार आप लोग बोल देते हैं कि एक तरीके से कि ये यहाँ पर जैसे नेशनल कांग्रेस बोल दिया, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे मत बोलना कि हाँ सर कांग्रेस को वो कर रहे हो, ठीक है। कई बार कई सारे आप लोग बोलते हैं, तो पीएम जो है नेशनल कांग्रेस के, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था यहाँ पर उस टाइम पर जो थे यहाँ पर मनमोहन साहब की बेसिकली गवर्नमेंट थी, तो मैंने जब इसको सबसे पहली बार मैंने हिस्ट्री को उठाकर पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर याद रहता है ये, तो यहाँ पर उस टाइम पर कि हाँ नेशनल कांग्रेस के जो है बेसिकली पीएम है यहाँ पर मनमोहन सिंह साहब, तो उस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखने का एक एक्रोनिम हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली यार एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग जाकर बैठो। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ और बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे हड़प्पा के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। हड़प्पा जो है नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो मिलती है, काफी सारी इसका बड़ा पोर्शन आप लोगों को पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और ये जो किस रिवर के ऊपर आती है, तो ये रवि रिवर के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये कई बार रिवर मैच करने के लिए आ जाता है। इसी के साथ में मोहनजोदारो, जो कि मैंने मूवी का भी नाम आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये सिंध यानी कि आप लोगों यहाँ पर सिंध, और इसी के साथ में लरकाना, ये भी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इंडस जो बेसिकली रिवर के ऊपर आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। चानीदारो के बारे में बात करेंगे तो वो भी आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंध के अंदर इंडस रिवर के अंदर आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर कालीबंगा के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कालीबंगा काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी जो राजस्थान के अंदर में, और घाघर रिवर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर और घाघर रिवर के किनारे आप लोगों को नजर देखने को मिलेगी। लोथल के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लोथल, ठीक है। लोथल में राइस पाए गए थे सबसे पहले, चावल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अहमदाबाद के अंदर में, और ये कहां पर है, गुजरात में। और ये साबरमती रिवर के किनारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आलमगीर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी मैंने डिस्कस की, मेरठ में उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यूपी के अंदर में। और ये हिंडन रिवर जो है बेसिकली उसके किनारे पर आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर बताए जो कि कईयों बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि मैं काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और कोई क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे पाओगे। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो बताई गई हैं, ये पीडीएफ आप लोग जरूर ले लेना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये आप लोगों को रिवीजन कर कर चीजें जो है वो कम से कम याद रखनी है, ठीक है। अभी यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो ब्रोंज एज यहां पर बोलते थे, जिसको बेसिकली चालकोलिथिक एज मैंने बताया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन 1920 में, 1920s में यानी कि 1921 में खुदाई स्टार्ट की गई दयाराम साहनी जी की अध्यक्षता में। और फर्स्ट सिटी यहां पर हड़प्पा रखी गई, जिसके चलते इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन बना। 1924 में यहां पर जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उनके द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर कि ये भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर के आसपास में फैली हुई यहां पर ये सिविलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके नाम पर इसका नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। तो ये जो भी बातें अभी आप लोगों को बताई गई हैं, ये सारी साइट जो है वो आप लोगों के लिए पीपीटी के अंदर भी इसलिए डाल दी गई हैं ताकि आप लोग आसानी से इनको याद रख सको। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, और इनको थोड़ा सा नजर रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, बेसिक पर्पज मेरा ये रहता है। सारी बातें जो मैंने भी आप लोगों को बताई, एक तो यहाँ पर ये वाली बातें और एक ये वाली बातें कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन सा है, ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। इसी के साथ में अर्ली फेज है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में मेच्योर फेज बोला जाता है, और फिर लास्ट का फेज जो रहता है। तो इसमें अर्ली फेज में आप लोगों को यहाँ पर ये वाली चीजें देखने को मिलेगी, मेच्योर फेज में आप लोग को ये वाला एरिया, और फिर यहाँ पर जो लास्ट वाला फेज होता है लेट में, ये वाला में। तो ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से इससे क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस आर्टिकल को सुना है। अब कितना अच्छे से सुना है वो तो पता चलेगा जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर कितने अच्छे से आप लोग कर पाते हो। तो एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने बताया कहां कहां से क्या क्या चीजें निकाली गई है, राखी गढ़ी के बारे में सारी बातें बताई, कुछ मैंने सोर्स वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर बताए, क्या क्या मुद्दे यहाँ पर मिले हैं उसके बारे में भी एक आइडिया आप लोगों को दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, और इसी के साथ में कौन कौन सा टाइम ड्यूरेशन है वो बताया, किस नदी के किनारे पर कौन कौन सी साइट पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस किया, इसी के बारे में बेसिक चीजें जानी, और ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई। अब यहाँ पर मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से कर पाओगे। मैं पहले दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, और यहां पर यूपीएससी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया। दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप लोग चीजों को समझ पाओगे कि यूपीएससी कैसे एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, उसी की स्टेटमेंट को घुमाकर आगे भी किसी न किसी क्वेश्चन में डाल देता है, जिससे कि आप लोगों को यह बोलता जाता है कि इसीलिए यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो यहां पर बात की जा रही है, पहले समझते हैं बात की जा रही है किसके बारे में, ये इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है।
तो इंडस सिविलाइजेशन जो है उसमें बोला गया है कि कई सारे टेम्पल्स वगैरह देखने को मिला करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह देखने को मिला करते थे। दूसरा बोला गया वर्शिप जो थी वो मेल और फीमेल दोनों डाइटीज की जाती थी, यानी कि दोनों देवताओं की, जिसमें मेल भी थे और फीमेल भी थे। तीसरा बोला गया है यहाँ पर हॉर्स थे जो कि चैरियट को ड्रोन किया करते थे बेसिकली, यानी कि बेसिकली बात की जा रही है कि एक तरीके से जो वारफेयर था, यानी कि जो युद्ध के ग्राउंड थे, उनमें घोड़े यूज किया करते थे रथों को खींचने के लिए। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 और 3, 1 2 3 और नन ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसी बहाने से, फिर आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में। अभी बात की जा रही है ऋग्वेद के बारे में, यानी कि ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस जो वैली है उसके लोगों के बारे में यहां पर डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर क्या बोला गया कि ऋग्वेदिक जो आर्यंस थे वो कोट वगैरह, यानी कि जो कवच वगैरह नहीं होता है एक तरीके से, वो यूज किया गए थे, हेलमेट्स वगैरह यूज किया करते थे जो एक तरीके से लड़ाई के टाइम पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं इनके द्वारा। एक तो स्टेटमेंट ये बोली गई है। दूसरा, ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बारे में जानते थे, जबकि इंडस वैली में जो लोग थे वो ओनली कॉपर के और आयरन के बारे में जानते थे। तीसरा बोला गया कि ऋग्वेदिक आर्यन जो है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यन जो है वो डोमेस्टिकेटेड करते थे हॉर्स को, जबकि यहां पर कोई एविडेंस ऐसा नहीं देखने को मिलता है इंडस वैली के लोगों के टाइम पर कि वो हॉर्स जैसे किसी एनिमल से यहां पर कनेक्टेड थे। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप लोग अब पहले वाला क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहां पर क्या बोल रखा है, दे इंप्लॉयड हॉर्स ड्रोन द चैरियट एंड द वॉरफेयर। तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े युद्ध होते थे, इसका मतलब तो पर, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में आगे चलकर बोल दिया कि यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं था कि ये हॉर्स के बारे में जानते भी थे। इसी के साथ में यहां पर क्या बात कर दी कि यहां पर एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि बड़े बड़े लड़ाई किया करते थे, बड़े बड़े घोड़े वगैरह। यहां पर देखिए बोल दिया कि कोई भी यहां पर ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं कि यहां पर ये इस तरीके से कुछ चीजें रखा करते थे, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को दो क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया और 2017 में देखा गया, और दोनों में सिमिलैरिटी देखो आप लोग क्वेश्चन में। तो इस तरीके से बोला जाता है कि पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने चाहिए। आप लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे तो आगे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो, जिसने भी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आंसर बताता हूं, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट? वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो। इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पर ये ना तो यहां पर कोई भी ग्रेट प्लेसेस थे, टेंपल, बड़े बड़े कोई मंदिर वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, और यहां पर हॉर्स का भी बेसिकली यहां पर इनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिया और 2017 में आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन आप पेपर देने बैठे, तो यहां पर अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहां पर सी है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी क्या बोला गया यहां पर बोला गया बेसिकली, क्या बोला गया, ये बोला गया कि ऋग्वेद के जो आर्यंस थे वो बोला गया जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीजों के बारे में जानते थे, पर इंडस वैली नहीं। भैया वो भी जानते थे, ऐसा कैसे हो गया कि ये नहीं जानते थे? उनको भी कई सारी चीजों की नॉलेज थी यहां पर, ऐसा नहीं है कि यहां पर इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो ओनली कॉपर और आयरन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये अलग से भी क्वेश्चन यहां पर पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर में। इनको बेसिकली आयरन के बारे में कोई, यानी कि लोहे के बारे में इनको कोई खबर नहीं थी। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, मेटल ये सारे जानते थे यहां पर, तो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर ये सारी इनको पता थी, पर लेकिन लोहे की याद इनको नहीं था, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखते हैं, अभी मैंने बोला कि ये घोड़ों को डोमेस्टिकेटेड नहीं करते थे, उसके बारे में अवेयर नहीं थे यहां पर, नॉलेज ही नहीं थी यहां पर, तो सीधी सीधी स्टेटमेंट दे रखी है यहां पर। तो इस तरीके से पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे तो आने वाले टाइम में आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे, पर लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर को ढंग से देखना पड़ेगा। यूपीएससी आप लोग के दिमाग से खेलती है, और आप लोग एक बार समझ गए तो फिर सारी चीजों का सोल्यूशन निकल जाएगा आगे समझ में। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप लोग पकड़ पाए होंगे अच्छे से, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ओके। मेक इन इंडिया जो है इसको रिसेंटली अभी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो यानी कि एक तरीके से शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिली, और इसकी वजह से जो एफडीआई है वो देश के अंदर में डबल हो गई, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर में आ रहा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बढ़ता हुआ कदम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इसके द्वारा, और आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पर इसके फायदे देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्कीम आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, और पूछी जाती आ भी रही है, ऐसा नहीं कि पूछी जा ही सकती है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है यहाँ पर ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर जिंदगी में आप लोग भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हमेशा वो बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिले। यानी कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है और आप लोग कुछ और चले गए, तो आप लोग एक तरीके से, उन्हें कहते हैं कि लहर के अपोजिट आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ी होती है कि एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट में जाना और उसको कोई फायदा भी ना हो। अगर प्रॉफिट हो अपोजिट जाने में तो जाओ, वरना उसको फॉलो करो जो एक माहौल मिला है आप लोगों को, उसमें आसानी से आप लोग एक जिंदगी को सही डायरेक्शन में भी लेकर चल सकते हो, ठीक है।
तो ये इस तरीके से यहाँ पर, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, तो उसी के चलते बेसिक चीजें आप लोगों के सामने है। बता दिया मैंने कि कब लॉन्च किया गया, 2014 में इसको लॉन्च किया गया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ाई जा सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर आ सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आज की डेट में माना जा रहा है कि लगभग 12 से लेकर 14% पर एनम आज के डेट में बढ़ चुका है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की साइड से जो पहले 16% आया करती थी, वो लगभग 25% अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2022 तक लगभग 100 मिलियन जॉब जो है एडिशनल क्रिएट की जा रही है और ग्रोथ भी बढ़ रहा है। जॉब के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है कई बार कि जिस तरीके से बेरोजगारी आज के टाइम में बढ़ रही है, वो थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ पर रियलिटी में जॉब है। तो उसके ऊपर कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं, कई सारी जो एक तरीके से जो पत्रिकाएं हैं या पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाती हैं। पर लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसने भी कई सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी फिलहाल हर साल लगभग 83 बिलियन देश के अंदर एफडीआई आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शानदार तरीके से दुनिया भर के स्टार्टअप क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर के बारे में बात की जा रही है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आप लोगों का डिस्कस करूंगा। टाइम आज तो नहीं लग पाएगा, कल या फिर परसों में मैं कवर कर लूंगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि कैसे चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है। यानी कि देश में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस ला दिया, गति शक्ति जो स्कीम मैंने डिस्कस की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। एक्सपोर्ट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर बात की जा रही है। जैसे खिलौने आप लोग देखते हैं ना, आज के डेट में खिलौने, बाहर से जो खिलौने हम लोग लाया करते थे, वो चाइनीज खिलौने, काफी सारी नेगेटिव चीजें उसके अंदर देखने को मिलती थी। अपने ही देश के खुद के हम लोग खिलौने बना रहे हैं और ऐसे ऐसे खिलौने बना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप लोगों ने एक पर्टिकुलर स्पीच भी सुना होगा, उनके द्वारा बोला गया कि खिलौने ऐसे बनाओ कि बच्चों को हमारी हिस्ट्री सीखने को मिले, हमारी जो कल्चर उनको जानने को मिले। तो अपने खिलौने हम लोग बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी न रहे, जिसमें डिस्प्ले, डिजाइन, सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये सिंगल विंडो जो क्लियरेंस निकल कर आ रहा है, एक ही जगह सारे क्लियरेंस मिल गए, यानी कि वाटर, पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, लैंड, लोकल बॉडी, जो यहाँ पर इंस्पेक्शन अथॉरिटी, सब एक जगह से क्लियरेंस मिल गए। पहले अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, इंसान धक्के खाता खाता मुंह आकर पड़ता था, ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो अब चीजें बढ़ रही हैं, क्वालिटी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आप लोगों को चीज देखने को मिल रही है। लो कॉस्ट टॉयज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मोर देन 250 जो टॉयज, अगर इंक्लूडिंग यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड देखने को मिलेंगे। ये अभी फिलहाल हमारी कंट्री से अगर सर्टिफिकेट लेकर प्रॉपर में हमारे देश में काम करेंगे तो कितना फायदा देखने को मिलेगा। तो मेक इन इंडिया में जब काम होगा तो लोगों के लिए जॉब भी यहाँ पर क्रिएट होगी और शानदार तरीके से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस स्कीम की आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि अगर बात करें मेक इन इंडिया में, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है, दिक्कतें क्या देखने को मिल रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो है हो तो रहा है, पर रियलिटी में सही डायरेक्शन में नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं उठा पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है एज कंपेयर टू चाइना। इसी के साथ में अभी हमारी कंट्री में लॉजिस्टिक के लिए एक स्कीम लेकर आएगी, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो हमारा काफ़ी दिक्कत है उसमें। और आज की डेट में भी कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके नहीं चल पाते हैं, तो भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चीज़ें तो हैं, पर लेकिन काम भी चल रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। मतलब जब हमारे पास में स्किल ही नहीं होगी तो कैसे हम लोग अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे इस फील्ड में। तो रेडिकल लेबर रिफॉर्म जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी को डिस्कस करना है कि क्या क्या यहाँ पर एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो सकता है, यानी कि जब तक हम लोग अपना स्किल नहीं बढ़ाएंगे कैसे हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जॉब प्रोवाइड कराएंगे। कोई बच्चा कहने लगे, मैं बोलूँ कि यार पीपीटी बना कर दे दो, उसको बच्चे को जो है बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता है, पीपीटी बनानी ही नहीं आती है, उस पर काम करना ही नहीं आता है, तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा, तो उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पीपीटी बनाकर मेरे तक पहुंचा पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इसलिए देखो, जब भी आप लोगों को टाइम मिले ना यार, जब भी आप लोगों को लगता है थोड़ा बहुत टाइम है, उसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर इधर उधर टाइम क्यों नहीं बकवासबाजी करने में, उससे हटकर आप लोग कुछ नई स्किल सीखने लगो। आप लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो। आप लोग इसी के साथ में सोचो तो पीपीटी पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेल पावर पर आप लोग अपना काम, एक्सेल पर आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी नई चीज सीख सकते हो आप लोग यार। आप लोग मतलब आज के डेट में पेंटिंग करना सीख लो, ठीक है, पियानो बजाना आप लोग सीख लो, गिटार सीख लो, आप लोग एक्सरसाइज में कुछ अपनी नई नई एक्सरसाइज ला सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज जो आप लोग की जिंदगी
जिंदगी में इंप्रूवमेंट करें, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप लोग सीख सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है जापान जाना है, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो, कोई बाहर की लैंग्वेज। कम से कम आप लोग एक अपनी एक लाइफ में अच्छा डेवलपमेंट लेकर आ पाओगे। सीखते हुए आप लोगों को कभी नहीं रोकना है, अपने आप को जितना कुछ सिखा सकते हो ना, हमेशा उसमें चीज़ों को सिखाते रहना है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के सामने। ये है ऑब्जेक्टिव मेक इन इंडिया का क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखो तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों के सामने। बेसिकली यहाँ पर बोला गया मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेक्स जो होना चाहिए यहाँ पर वो बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट लेड ग्रोथ यहाँ पर जो है टू प्रमोट द इंपोर्ट लेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। तो क्या सही है यहाँ पर देखा जाए तो डी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके चलते आप लोगों को अच्छे पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखने के लिए मिल जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और है यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेल कंपनी, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लो ब्यूरोक्रेटिक, रैपिड, ये रेड टेपिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट हो गए। बस इस तरीके से है कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए कम से कम क्वेश्चन की, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों के पॉइंट याद रह जाए, उनका रिविजन थोड़ा सा हो जाए, ये बेसिक पर्पज है। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 2012 में यूपीएससी के द्वारा कि जो रिसेंटली पॉलिसी जो है इनिशिएट है गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर प्रमोट द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सेटिंग अप द नेशनल जो इन्वेस्टमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग जोन, प्रोवाइड करना बेनिफिशियरी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, स्टेब्लिश करना टेक्नोलॉजी एक्वाइजिशन एंड द डेवलपमेंट फंड। तो सारे की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग या फिर यहाँ पर एक तरीके से जो भी ऐसा ग्रोथ है उसको सपोर्ट करती है, यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है। तो टॉपिक में जो भी बातें हैं सारी एक एक कर मैंने डिस्कस कर ली, और बाकी के नोट्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं वो सारे नोट्स भी आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर है। आंसर राइटिंग भी आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से पढ़ो कि जिंदगी जो है भर उसको भूलो ना, टॉपिक को इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट होगा तो बताना और फीडबैक जरूर देकर जाना, ओके। दोस्तों एक बात तो आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ जब यहाँ पर बोला जाता है तो इसके पीछे मतलब होता है कि इंसान जो है जिंदगी भर मेहनत कर पैसा लगा कर एक तरीके मेहनत कर पैसा कमाता है, उसके बाद में हेल्थ को इग्नोर कर देता है। पर लेकिन यहाँ पर फिर जिंदगी भर पैसा लगाता है उसी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो ये साइकिल जो चलती है ना बड़ी खतरनाक है। पर लेकिन अगर दोनों में बैलेंस कर ले जाए तो कैसा रहेगा। पैसे के पीछे इतना भी मत भागो कि वो जिंदगी बर्बाद कर दे, पर इतना भी रखो कि आप लोग जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सको। एक खुद की गाड़ी, घर, जो भी आप लोगों को मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, अपनी परिवार को अच्छे से रखना, हारी बीमारी में पैसा होना चाहिए अच्छे से, किसी के ऊपर किसी के आगे हाथ ना फहराना पड़े, तो इतना आप लोगों के पास में जरूर होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखती है आप लोगों के लिए कौन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों के लिए काम किया जाता है। हालांकि ये काम आप लोग खुद से करना चाहिए, ठीक है। वो चाह रही है कि आप लोगों की हेल्थ ठीक रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में बनाई गई आप लोगों के खाने का ध्यान रखने के लिए। मूवी याद आ रही है वो खाने के ऊपर जो बताई थी आप लोगों को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट है 2006 का, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बेस पर ये बनाएगी। इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे देश के अंदर में जो कि खाने की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को रेगुलेट करने का काम करती है। अभी इसने क्या किया है कि भाई साहब कोई भी बाहर का आदमी हमारे देश में अगर आएगा और अपना माल पानी लाकर यहाँ पर बेचेगा तो उसको 5 कैटेगरी में बताना है कि कौन सी कैटेगरी में तेरा माल पानी यहाँ पर बेचा जा रहा है। अगर इन 5 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ रहा है तो फिर हम तुम्हारा जो है बिस्तरा बांधेंगे। ये किसने बोला, ये FSSAI ने बोला। कौन है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन है मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ तो बातें हो गई। बेसिकली 5 कैटेगरी है कौन कौन सी वो जिसके अंदर यहाँ पर इसको रखने की बात की जा रही है। तो 5 कैटेगरी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, यानी कि जैसे आप लोग की दूध हो गया, फिर दही, इसी के साथ में आइसक्रीम वगैरह जो उससे बनाए जाते हैं वो सब चीजें। मीट या फिर मीट के प्रोडक्ट हो गए, दूसरी कैटेगरी आ गई, ठीक है, इंक्लूडिंग पोल्ट्री। तो यहाँ पर ये भी आ गया, यानी कि मुर्गी फार्म वगैरह भी यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है फिश और फिश के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। चौथी कैटेगरी में सुनकर काफी हैरान हुआ, मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ है क्या। एग पाउडर, यानी कि अंडे को सुखाकर उसका पाउडर वगैरह बनाया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मुझे, आप लोगों को पता था एग का पाउडर भी रहता है, कुछ ऐसा पता था आप लोगों को? मैंने पहली बार सुना एक्चुअली। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई इन्फेंट फूड, और इसी के साथ में यहाँ पर एंड जो है बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल। ये क्या होता है, ये पौष्टिक औषधि पदार्थ आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि औषधि यानी कि दवाइयों से रिलेटेड यहाँ पर। तो इन कैटेगरी में आप लोगों को अपना माल पानी अगर डिफाइन किया जा सकता है तो ही उनको अलाउ किया जाएगा। इनके अंदर आप लोगों को अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना पड़ेगा कि इस कैटेगरी में आप लोगों को अपना प्रोडक्ट लेकर आना है, वरना उसको अलाउ नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ पर ये इफेक्ट किया जा रहा है देश के अंदर में 2023 से 1 फरवरी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और कितना फायदा आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको आप लोग FSSAI बोलते हो। आप लोगों को ये बताना है कि आज की डेट में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसी के साथ में इसके हेड कौन है। तो देखता हूँ कौन कौन इसको एक्सप्लेन करते हैं, काफी अच्छा लगेगा, इसको एक्सप्लेन जरूर करिएगा थोड़ा सा, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पर्सन स्पेसिफिक केस में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दवाई आज की डेट में ना एक लाइफ का पार्ट बन चुकी है। कोई ना कोई किसी न किसी मर्ज की दवाई खाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगर कोई कुछ दवाई नहीं खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मल्टीविटामिन खा रहा है, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरूर खा रहा है, ठीक है। तो फूड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको कोई बैलेंस डाइट मिलती नहीं है, जैसी हमारी बैलेंस डाइट है, ठीक है। अगर ऐसी बैलेंस डाइट मिल जाए तो मजा आ जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी हमारे देश में इसके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करें कि काफी बल्क में दवाइयाँ जो हैं वो अपने देश के अंदर बनाने लगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो काफी कम होती नजर आएगी। तो दवाइयों को कितने अच्छे से बना सकते हैं, उसके चलते मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट है, जरूरी है। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा फाउंडेशन रखा गया अभी यहाँ पर, ताकि बल्क ड्रग पार्क बनाए जा सके, जिसमें यहाँ पर डेवलप किया जा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दवाइयां डेवलप करनी है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। मैंने बोला था ना कि एक वर्ड है API बोलते हैं जिसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या मतलब रहता है कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस देना है, ताकि यहाँ पर एक तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स है, दवाई कैप्सूल देखें कभी आप लोगों ने, ऐसे कैप्सूल होते हैं, ठीक है, ऐसे कैप्सूल, बीच में यहाँ पर जोड़ होता है, उसको खोलना कभी, उसके अंदर से पाउडर निकलेगा। तो पाउडर के बारे में बेसिकली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो पाउडर जो है हम लोग काफी हद तक चाइना से खरीदते हैं, अपने देश में अगर बनाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर हम लोग ड्रग्स का जो भी इंटरमीडिएट है उसको अपने देश में बनाने की कोशिश करेंगे। और यूएसए ने भी इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि चाइना की वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई थी। तो इसके चलते क्या होगा, एक तो कॉस्ट को लोअर किया जाएगा, क्योंकि दवाई जो है वो इसेंशियल पार्ट है लाइफ का। अगर इंसान को दवाई नहीं मिल रही है टाइम पर, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से पूरा फोकस है कि कैसे जो डिपेंडेंसी है देश के ऊपर वो कम की जा सकती है। जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी, अपनी ही सिटी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, अपने देश से बनाएंगे, अपना खरीदेंगे, अपना खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। ऐसा है ना, अपने ही देश में लोगों को जॉब देंगे, अपना ही प्रोडक्ट रहेगा, अपने घर की बात रहेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं SLV फैमिली मेंबर, ठीक है। मतलब अपने ही परिवार में एक तरीके से ऐसे रहना है। आंसर देते टाइम सोचा मत करो कि ऐसा लगता है कि यार कोई देख लेगा, गलत कर देगा। अरे यार सब हमारे जैसे हैं यार, क्यों सोच रहे हो कि कोई यहाँ पर 30 मार खा बैठा हुआ है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया आज तक, सबने यहीं पर ही आकर मेहनत की और यहीं पर ही सीखा है। तो आप लोगों को भी वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। और सिटी के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। और सेफ, इफिशिएंट और क्लीन और ग्रीन ऑफर भी यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बातें की जा रही है। जो कहानियां सुनाई है वो सारी की सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर आप लोग कहानी देखने को मिल रही है ना, इसको बोला जाता है डूम लूप, DOOMLOOP, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि DL भी बोल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस किस किस के पास में है? कई सारे तो ऐसे होते हैं कि पहले सीख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनता रहेगा बाद में, ठीक है। वो जरूरी भी है, पहले सीख लेना चाहिए तभी बनना चाहिए। कई सारे ऐसे महानुभूति होते हैं कि सीख बाद में लेंगे, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। ऐसे कौन कौन है? टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए कभी? तो कई सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिलती हैं फिर, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी पार्ट है लाइफ का। एक सेकेंड, लास्ट तक आता है कई बार ना गला सूखने लगता है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखना, ये इसके बारे में ये बैंकिंग के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या है ये? बेसिकली डूम लूप। डूम लूप जो है बेसिकली अभी यहाँ पर यूरोप के अंदर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसा ऐसा आप लोगों ने सुना ना कि कोई एक यहाँ पर साइकिल खड़ी हुई है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। इस एक साइकिल को आप लोगों ने टच किया, जरा सा इत्तू सा टच किया और सारी की सारी साइकिल जो है वो गिर गई, ठीक है। तो यानी कि कहीं और फोर्स किया, कहीं और उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यूरोप के अंदर में अभी यहाँ पर ये डूम लूप का कॉन्सेप्ट फॉलो, ऐसा डूम लूप का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिस्ट यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि वन पार्ट में अगर इकोनॉमी के कहीं शॉक आता है तो उसका एम्पलीफिकेशन दूसरी जगह देखने को मिलता है। यानी कि एक टच किया और दूसरी जगह यहाँ पर गिर गया, यानी कि कहीं एक कोई वनरेबल एरिया हो गया। यानी ऐसे कहते हैं ना, जैसे मान लो आप लोग रस्सा
खींचनी होता है, जैसे रस्सा खींचने वाला गेम होता है, ठीक है। रस्से की जगह मान लीजिए यहाँ पर संकर लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है, जंजीर लगा दी, और उसमें कोई भी एक लूप अगर यहाँ पर कमजोर हो गया तो वो जंजीर टूट जाएगी बीच में से, तो उसका इंपैक्ट जो है वो सब जगह देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से धड़ाम पड़ेंगे दोनों साइड के लोग जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो डूम लूप है इज द सर्किल ऑफ वनरेबिलिटी, जहां पर कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, वो काफी हर्ट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे सोवरन बॉन्ड रहते हैं जिनके प्राइस में बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और वो यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। बैंक लोन बैड हो गए, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के फाइनेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, यहाँ पर बैंकिंग की बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बैंकों को बेल आउट पैकेज दे रही है कि भाई बैंक जो है वो सर्वाइव कर जाए, इन्वेस्टर का फेथ खत्म होता जा रहा है यहाँ पर, बैंक के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ती है तब जाकर बैंक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। यानी कि एक साइड में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बैंक से, और दूसरी साइड में बैंक को खुद गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है, एक तरीके गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है उसको सर्वाइव कराने के लिए। तो यहाँ पर एक तरीके से सारी चीजें जब एक तरीके से इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये एक साथ में कनेक्टेड है। एक बात बताऊं, अगर आप लोग सोने और उठने का पैटर्न अगर जस्ट बिगाड़ लो ना अपना, बाकी सारी चीजें अपना आप बिगड़ जाएंगी। आप लोग का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो सारी चीजें अपना आप बिगड़ जाएगी, कोई चीजें आप लोग करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि सोना और उठने का पैटर्न सुधार लो, बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप सुधर जाएगी, है कि नहीं। बाकी आप लोग की क्या राय है आप लोग बताइएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। ओके, ऐसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, और जिंदगी को यार थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करो। आप लोगों की जिंदगी अगर अच्छे से एंजॉय नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा ये ऐसी जिंदगी जीने का। अच्छे से एंजॉय करने का मतलब ये थी कि जो भी चीजें हैं उसमें अपना 100% दो, कोई भी उसमें कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कोताही अगर बरतोगे फिर अपनी ही चीजों में तो फिर क्या फायदा है। और कैसा रहा आज का लेक्चर, हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।